तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये जो है IABF की बुक जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पे लाई हूँ मैं वीडियो के माध्यम से। और आप सभी जो भी BC सखी अभी ट्रेनिंग के लिए रह गई हैं और अपनी तैयारी करना चाहती हैं IABF एग्ज़ाम के लिए, तो इस बुक को अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो आप आराम से IABF का एग्ज़ाम ईज़िली जो है वो निकाल सकती हैं। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरी बुक तो नहीं पढ़ा पाऊँगी, लेकिन आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बाद में वीडियो पूरा एंड होने पे आप भूल जाएंगे और उसके बाद आगे की सेकंड जो वीडियो आएगी तो आप उसको शायद ना देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपका फ़ायदा होगा और आप इस बुक की जितनी वीडियो मैं बनाऊंगी वो सब आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको आज इसमें बताऊंगी कि IABF जो है उसकी तैयारी के लिए ये बहुत अच्छी बुक है और ये समावेशी बैंकिंग व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक साधन PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि जिसे आप शॉर्टकट में IIBF कहते हैं, उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये IIBF की बुक है। और चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस बुक को आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसमें पहला लेसन और जो भी है वो आप देखिए। इस बुक का पेज पहला फर्स्ट है, इसको ओपन करती हूँ मैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय वस्तु में यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 1 बैंकिंग के मूल तत्व, भाग 2 PMJDY। तो ये बुक 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में आपको बैंक से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी और दूसरे भाग में आपको प्रधानमंत्री जो है जन धन योजना के बारे में पूरी जो है जानकारी दी जाएगी। और चूँकि ये बुक पुरानी है तो कुछ एक आधे जो हैं वो इसमें विषय भले ही ना जुड़े हों या कुछ नया आपको जो है ट्रेनिंग में पढ़ा दिया जाए, जैसे कि जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और कुछ भी आगे मतलब बीमा वगैरह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाए या ट्रांजैक्शन के बारे में। बाकी जो है इसी से आपको संबंधित जो है पूरी तैयारी करनी है। इसमें पूरी तैयारी समाहित है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इसका नीचे यहाँ भाग 2 के और भी लेसन हैं और वो ये हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप पूरे 12 जो हैं लेसन हुए टोटल। और फिर इसमें PMJDY के कुछ प्रश्न भी हैं और कुछ आगे और चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रारंभ से। अब जैसा कि भाग 1 में बैंकिंग के मूल तत्व, हमारा पहला पाठ पहला लेसन जो है वो है बैंकिंग मूलभूत जानकारी और दूसरा लेसन है बैंकर ग्राहक संबंध। चलिए सबसे पहले हम आज बैंकिंग मूलभूत जानकारी इसको कवर करेंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है इस बुक के माध्यम से और उसको हम लोग भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्याय 1 बैंकिंग मूलभूत जानकारी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य। बैंकिंग के उद्देश्य क्या हैं, बैंक क्यों बनाए जाते हैं, बैंकिंग के उद्देश्य के बारे में जानेंगे, बैंक के बारे में जानेंगे, बैंक क्या है, क्या देते हैं, किस तरह काम करते हैं, ग्राहकों से बैंक का संबंध क्या होता है और ये बहुत सारे जो है खाता खोलना बंद करने के नियम, बहुत सारी बातें इसमें हम लोग सीखेंगे। तो जो उद्देश्य में लिखा हुआ है कि इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात पाठक निम्नलिखित बातों को समझ पाएंगे। जब आप इस पाठ को पढ़ लेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी जो नीचे लिखी हुई हैं। सबसे एक है भारत में बैंकों के विविध प्रकार, यानी कि भारत में बैंक कितने प्रकार के चलते हैं, इस पाठ में आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। फिर दूसरा है बैंकों द्वारा किए जाने वाले विविध कार्य, यानी बैंक कौन कौन से काम करते हैं, ये आपको इस पाठ में जानकारी प्राप्त होगी।
फिर तीसरा है बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ संबंधों के प्रकार, उनके विधिक निहितार्थ तथा, यानी बैंक और ग्राहक के संबंध कैसे होते हैं और उनके जो है कानूनी जो अधिकार हैं, अगर कुछ अगर गलत होता है तो उसमें क्या अधिकार है, किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है। तो कानूनी अधिकार जो भी हैं वो इसमें आप जानेंगे। फिर है ग्राहकों के विभिन्न जमा देयता खातों को खोलने और बंद करने को अभिशासित करने वाले नियम और विनियम, यानी कि ग्राहक जो खाता खोलते हैं बैंक में वो कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है और उसका जो है क्या जो है नियम है और कैसे लेन देन, ये सब जो है इसमें आप सीखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग दी है कि परिचय। सबसे पहले तो बैंक का परिचय आपको प्राप्त होगा, यानी जानेंगे आप बैंक के बारे में। तो लिखा है कि बैंक अपने ग्राहकों को बचत, प्रेषण, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहक को जो बचत हम लोग बैंक में जमा करते हैं वो बचत करने को प्रेरित करते हैं, सेवा देते हैं और बचत पर हम लोग को ब्याज भी देते हैं। प्रेषण करते हैं, प्रेषण का मतलब देना या भेजना, और ऋण उधार होता है तो ऋण भी देते हैं, सेवाएं हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों को बीमा और अन्य जोखिम प्रबंधन संबंधी उत्पादों की भी आवश्यकता होगी, यानी ग्राहकों का बीमा भी करवाते हैं ताकि जो जोखिम समय होता है तो उसमें उनका उचित प्रबंधन करवाते हैं। यानी कि बीमा अगर आपने करवा लिया, कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आपको सरकार बैंक के माध्यम से आपको पैसा मिल जाता है। और इस तरह से तो प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। वह स्थिति जिसमें लोग औपचारिक वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, वित्तीय अपवर्जन के रूप में जानी जाती हैं। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप आर्थिक और सामाजिक रूप से कतिपय अवांछनीय परिणाम निकल जा सकते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों की अनेक शाखाएं, उसकी सहकारी सोसाइटियां भारत की जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तथापि यह अनुमान है कि भारत की लगभग 45% वयस्क जनसंख्या की औपचारिक वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि वित्तीय अपवर्जन का मुद्दा केवल ग्रामीण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी निर्धनों के मामले में भी यह अपवर्जन एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं पूरा पढ़कर आपको नहीं बता रही हूँ, आप पूरी मैं यहाँ पे दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप इस पेज को अपने से पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है बैंकों से जो है बहुत से निर्धन जो है नहीं जुड़ पाते हैं, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो, शहर में भी होता है। बहुत से गरीब हैं जो जिनका खाता नहीं हो पाता है, बैंक में नहीं जुड़ पाते हैं और काफ़ी जो है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और बैंक द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का वो अच्छे से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें इस तरह से जो है दिया हुआ है और बैंक में बहुत सारी सुविधाएं अब मिलने लगी हैं, लेकिन उनका कोई भी लाभ जो है गांव के गरीब या निर्धन लोग जो हैं नहीं उठा पाते हैं। और बैंकों को निर्धनों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक प्रतिपादन चैनलों की तलाश करनी चाहिए। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जब गरीब लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पाते तो बैंकों को गरीबों तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व होता है जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है, मतलब कि ऐसे कोई क्षेत्र या गांव या कस्बा जहां कोई भी बैंक नहीं है, तो वहां पे जो ब्रांच बड़ा बैंक होता है उसे कुछ न कुछ जो है बैंक से संबंधित जो बड़े बैंक हैं, निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे बैंक नहीं है तो वहाँ पे बैंक की व्यवस्था करें या फिर कुछ ऐसा सोचें कि वह वो व्यक्ति जो उसको नियुक्त करे तो वो बैंक की सुविधाएं दे सके उस जगह पे। और यह शाखा इतनी अधिक दूरी पर स्थित हो कि ग्राहक का वहाँ पहुँचना, ये सुविधा लाभ उठाना कठिन हो जाता है। यानी कि बैंक जो है वो उसके गांव से, उसके कस्बा से इतनी दूर हो कि वहाँ जा ही ना पाता हो, सुविधा ना उठा पाता हो, बहुत कठिन होता हो जाना उसको।
तो ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, शाखा नज़दीक नहीं है और बहुत सारी परेशानियां हैं बैंक को लेकर। तो ऐसे में जहाँ भी बैंक नहीं होते हैं तो वहाँ ग्रामीणों के विकास के लिए बैंक मित्र रखे जा सकते हैं या बैंक सखी वगैरह रखी जा सकती हैं। बीसी सखी की भर्ती चल रही है, तो ये भी जो है वो बैंक का काम करेंगी। इससे क्या है कि उन लोगों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसी के संबंध में यहाँ पे बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि व्यवसाय सुविधा प्रदाता व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल की रचना की गई, और इसको आप देख लीजिएगा। बाकी नीचे लिखा है कि व्यवसाय सुविधा प्रदाता व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति या संस्था उस क्षेत्र में बैंक की शाखा के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करेंगे। बीसी या बीएफ बैंक और लक्ष्यांकित लोगों के बीच एक मध्यस्थ या सेतु होगा। ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई शाखा नहीं है, बैंक की पहचान के रूप में बीसी या बीएफ को लोगों को सीधे ही विभिन्न बैंकिंग और वित्त संबंधी मामलों में सहायता देनी होगी। यह आशा की जाती है कि कारोबार साधक कारोबारी संपर्की वित्तीय समावेशन के संबंध में उस क्षेत्र में निवास करने वालों के मित्र सलाहकार और मार्गदर्शी की भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पे कारोबार सुधारक या कारोबार संपर्की ये सब जो है दिए रखे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के बैंक मित्र या बीसी का मतलब होता है ये बैंक मित्र होते हैं, और बीएफबीसी ये सब का होते हैं कारोबार सुधारक या कारोबार संपर्की वित्तीय समावेशन के लिए। तो यही सब होते हैं। तो बीसी सखी भी उन्हीं में से एक है। और बीसी और बीसी की जो नौकरी बीसी सखी को मिल रही है, तो ये सरकार समूह में दे रही है, तो बीसी सखी कहलाती हैं। प्राइवेट तौर पे भी आप इसको किसी बैंक की बीसी ले सकते हैं, तो प्राइवेट भी आप बीसी बन सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे हेडिंग दे रखी है कि बैंक। अब आपको बैंक के बारे में बताया जाएगा अच्छे से। तो देखिए इसमें आप देखिएगा कि बैंक जो है वो एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो धन बचाने वालों और उनका निवेश करने वालों या उपयोग करने वालों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। मतलब कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, वित्तीय का मतलब पैसों का स्थान है, वह पैसों का एक संस्था है, वित्तीय संस्था है कि जो धन बचाने वालों और उसका निवेश करने वालों या उपयोग करने वालों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। मध्यस्थ का मतलब बीच में, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक जो है ये एक बैंक है, मान लीजिए ये एक बैंक है और ये हमारे जो है वो धन बचाने वाले, इन्होंने पैसा बचाया और बचाकर बैंक को दे दिया, और फिर बैंक ने उस पैसे को दे दिया किसको, जो उपयोग करने वाले हैं और जो उसका निवेश यानी कि कहीं ना कहीं लगा देने वाले हैं बिजनेस में, उनको दे दिया। तो बैंक एक आपसे पैसा बचाया हुआ जो आप जमा करते हैं वो लेती है, और बड़े लोगों को ये बैंक पैसा उधार में दे देती है। जैसे कि अब आप अंबानी को देख लीजिए, अडानी है, ये सब जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, तो ऐसे इनको दे देती है ऋण के रूप में, और फिर ये उसका कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं और मुनाफा कमा के फिर ये बैंक को मुनाफे के साथ में ब्याज सहित वापस करते हैं। तो जो ब्याज इनको मिलता है तो उसी का कुछ ना कुछ % आपको बचत पे मिलता है इंट्रेंस के रूप में। तो इस तरह से आपका भी पैसा बैंक में पड़े पड़े कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। तो ये होता है, इस तरह से जो है बैंक के जो है मध्यस्थ के बीच में काम करती है। बैंक अपने ग्राहकों को अनेक वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराता है। किसी बैंक को उसके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण स्वरूप निम्न सूची है उन सेवाओं की जो बैंकों द्वारा सामान्य तौर पर अपने ग्राहकों को दी जाती है। बैंक हमें क्या क्या देते हैं ये आप नीचे देख सकते हैं। नंबर 1 पे लिखा है बैंक जनता से बचत, चालू और या मियादी जमा के रूप में जमा राशियां स्वीकार करता है। यानी आप बैंक जो है आपसे क्या क्या लेता है, आप बैंक जाते हैं अपना बचाया हुआ पैसा जमा कर देते हैं, आप अपनी बचत करते हैं बैंक में, या फिर आप चालू खाता खोल लेते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के लिए चालू खाता खोला जाता है। और आपको मैं आगे वीडियो में चल के बता दूंगी
कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और उसमें बचत खाता, चालू खाता या मियादी खाता कैसा होता है, क्या होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अभी अगर वक्त जो है समय के साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इसी वीडियो में अगर रहा तो मैं बता दूंगी। बचत खाता होता है, फिर चालू खाता होता है, मियादी खाता होता है। और मियादी खाता दो तरीके से होते हैं, एक आवर्ती जमा और एक सावधि जमा। तो बचत खाते में हम लोग पैसा जमा करते हैं, चालू खाता में भी पैसा हम लोग जो है वो जमा निकासी करते हैं। और मियादी खाता जो होता है एक निश्चित अवधि के लिए होता है कि 3 साल के लिए कि 5 साल के लिए, तो हम उसको पैसे को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने को मियादी जमा कहते हैं। तो इस तरह से हम पैसा अपना बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उनको रख लेता है, स्वीकार कर लेता है। नंबर 2, यह ग्राहक को मांग ड्राफ्ट या धन अंतरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन या निधियाँ प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि अगर आप ड्राफ्ट भर के मांग करते हैं कि हमें इतना पैसा हमारा चाहिए, तो वो आपको दे देता है आपका पैसा। या फिर आप अपने पैसे को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी वो भेज देता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से आजकल बैंक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी निधियों के प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं। आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से, जैसे कि आप जनसेवा केंद्र पर जाते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, बस वही जैसे कि आप जानते हैं। तो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जमा निकासी हो जाती है, अंगूठा लगा के आप निकाल लेते हैं। नंबर 3, यह ग्राहक से अनुदेश स्वीकार करता है और उनकी ओर से लोकोपयोगी सेवाओं जैसे विद्युत बिल, स्कूल फीस इत्यादि का भुगतान करता है। यानी बैंक से आप क्या कर सकते हैं, जो भी उनका नियम है उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या करते हैं कि जैसे कि आप बैंक से एटीएम कार्ड बनवा लेते हैं, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप बिजली का बिल भी कटवा सकते हैं, स्कूल की फ़ीस भी कटवा सकते हैं, और बहुत से कार्ड ऐसे बनते हैं, फिर उसमें आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। चौथा ये कि सरकार की ओर से कर भुगतान स्वीकार करता है, तो सरकार की ओर से ये कर का भी भुगतान करता है। इस तरह बैंक हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है। आगे देखते हैं। तो यह कारोबार कृषि, मकान खरीदने, वाहन खरीदने इत्यादि के लिए धन उधार देता है। यानी कि बैंक हमको कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए, मकान और वाहन खरीदने के लिए, सबके लिए धन ऋण के रूप में यानी उधार ही हमको देता है। फिर यह विदेशी मुद्रा का लेन देन, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करता है और कारोबारी अन्य लोगों को उनके निर्यात या आयात के लिए विदेशी मुद्रा क्रमशः प्राप्त करने या भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है। यह ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करता है। यानी कि जब आप अमेरिका से, लंदन से या कहीं से भी किसी भी दूसरे देश की कोई रुपया पैसा होता है तो वो अपने देश में कैसे चला पाएंगे, तो बैंक में ही उसको आप जमा करके और अपने देश की जो है पैसा वो ले लेते हैं। और तो इस तरह से जो है विदेशों का पैसा भी वो जमा करके और आपको आपका पैसा देता है। तो विदेशी मुद्रा का वो क्रय और विक्रय करता है, भुगतान करता है, जमा करता है। यह ग्राहकों की बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित जमा कक्ष, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट सुविधाएं प्रदान करता है। यानी कि आपको एक लॉकर मिलता है बैंक में, तो और बनवा सकते हैं, मतलब बने होते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं और उसमें आप अपने जेवर हैं या कोई भी सुरक्षित रखने वाली वस्तुओं को वहाँ रख सकते हैं। यह एटीएम मशीनों का प्रचालन करता है जो ग्राहक को अपने खातों से 24 घंटे किसी भी धन निकासी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो एटीएम मशीन भी लगवाता है बैंक, जिससे कि आप जल्दी जल्दी अपने किसी भी 24 घंटे में कभी जल्दी में हो तो अपना पैसा जल्दी से उसमें से एटीएम कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। और यह क्रेडिट डेबिट कार्ड की सुविधाएं प्रदान करता है जिनसे ग्राहकों को अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने में सहायता मिलती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके धन उधार लेना भी संभव होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो धन उधार भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड जैसे कि आप खरीदारी कर सकते हैं, धन उधार लेना। तो अब आगे देखते हैं। बैंक म्यूचुअल फंड की यूनिटों और बीमा उत्पादों का भी विक्रय करते हैं, बीमा वगैरह भी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये जानकर आज कैसा लगा कि बैंक हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बैंक हमारी जमा राशियाँ तो स्वीकार करता ही है, उधार वालों को उधार भी देता है और बहुत जो है काम करता हमारे लिए है।
सारे पैसों का हिसाब रखता है, फिर हमें हमारा पैसा समय पर देता भी है जब हम मांगते हैं। आगे देख लेते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का ढांचा, भारत की जो बैंक हैं वो कैसी हैं। भारत में बैंकों को आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि आप यहाँ पर ये सीखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के बैंक चलते हैं। सबसे एक नंबर 1 पे है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें जानेंगे। बैंक या तो अनुसूचित या फिर गैर अनुसूचित हो सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से बैंक होंगे, अनुसूचित या गैर अनुसूचित। जो वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, अनुसूचित बैंकों के रूप में जाने जाते हैं। अनुसूचित बैंक किन्हें कहते हैं? जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को आगे निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि अनुसूचित जो बैंक 2 तरह से हो गए, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। फिर अनुसूचित बैंक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें नंबर 1 लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन्हें आगे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक जो बैंक होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक कितने प्रकार के भारत में होते हैं, तो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अब आपसे पूछ ले कि अनुसूचित बैंक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर बताएंगे। तो अनुसूचित बैंक में नंबर 1 पे आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। फिर आपका दूसरा जो है आएगा आगे, तो उसको देखेंगे। तो दूसरा आपका है, आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिखा था यहाँ पे, फिर दूसरा है निजी क्षेत्र के बैंक, और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, निजी क्षेत्र के पुराने बैंक, निजी क्षेत्र के नए बैंक, विदेशी बैंक। फिर तीसरा है राज्य सहकारी बैंक, और फिर चौथा है कि शहरी सहकारी बैंक। अब यहाँ पे एक पिरामिड बना के बताया गया है भारत के बैंक कैसे होते हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, ठीक, यानी कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित, इसको वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक कहेंगे, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर वाणिज्यिक बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक। फिर सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, 3 प्रकार के, शहरी सहकारी बैंक, कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक। ये बैंकों का संक्षिप्त विवरण है, इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो हैं वो पीछे से देखेंगे और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। कि अनुसूचित बैंक में सबसे नंबर 1 पे है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्टेट बैंक और उसके 5 सहायक बैंक। फिर का नंबर पे हो गया, फिर खा नंबर पे राष्ट्रीयकृत बैंक, फिर गा नंबर पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सार्वजनिक बैंक होते हैं तीनों। और इसके बाद आगे बात करें, दूसरा होता है निजी क्षेत्र के बैंक, यानी कि पुराने निजी क्षेत्र के, फिर नए निजी क्षेत्र के, फिर विदेशी, फिर राज्य सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। ये पिरामिड मैंने आपको दिखा दिया था। इतने प्रकार के बैंक होते हैं। तो नंबर 1 पे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हम पूरा विस्तार से जानें। अभी तो केवल नाम आपने पढ़े हैं, अब नाम के साथ में आगे भी जानिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जैसे कि हमने लोगों ने यहाँ पे देखा था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यहाँ पे अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, इन बैंकों की विशेषता भारत सरकार का अधिसंख्यक स्वामित्व, यानी कि 51% या उससे अधिक की शेयर पूंजी है। भारत का लगभग 72% बैंकिंग कारोबार इन बैंकों के माध्यम से किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि भारत का 72% बैंकिंग कारोबार किन बैंकों के माध्यम से किया जाता है? तो वो सार्वजनिक बैंक जो होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है।
इन्हें आगे निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे स्टेट बैंक। अब प्रश्न बनता है कि स्टेट बैंक किस प्रकार का बैंक है। तो स्टेट बैंक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। याद रखिएगा, स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब स्टेट बैंक समूह के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी 17,000 से अधिक शाखाएं हैं। अब पूछ ले प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है स्टेट बैंक है, तो इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो स्टेट बैंक की 17,000 से अधिक शाखाएं हैं। आज इसके 5 सहयोगी बैंक है। अब पूछा जाएगा कि स्टेट बैंक के कितने सहयोगी बैंक है। तो स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंक हैं, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये इतने नाम भी दे रखे हैं पाँचों के। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई वित्तीय सहायक कंपनियां हैं, जैसे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब प्रश्न आता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस बैंक के अंडर में काम करती है या किसकी सहायता से काम करती है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेट बैंक के अंडर में और उसकी सहायता में काम करती है। तो ये SBI लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये स्टेट बैंक की है। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड, SBI फैक्टर्स, SBI कैपिटल मार्केट्स, SBI कार्ड्स इत्यादि। ये सब कंपनियां जो हैं वो सभी स्टेट बैंक की कंपनी हैं और उन्हीं से इन्हें सेवाओं का जो संकेत मिलता है जो बैंक प्रदान करते हैं। इन्हीं को बैंक जो सेवाएं प्रदान करते हैं वही ये लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे याद करने योग्य प्रश्न है कि स्टेट बैंक की कितनी कंपनियां हैं, कौन कौन सी। तो एक आध नाम आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए। कोई अगर पूछ ले कि SBI कैपिटल मार्केट किस बैंक की कंपनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि SBI कैपिटल मार्केट स्टेट बैंक की कंपनी है। अब यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हम लोगों ने स्टेट बैंक को पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नंबर 2 पे है राष्ट्रीयकृत बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या भारत में 19 है। 19 बैंक हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। पूरे देश के महानगरीय, शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का शाखा नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और वह समस्त देश में फैला हुआ है। उनका जमा और आस्ती आधार भी बड़ा है, जमा निकासी का, और वे सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं देते हैं। इन बैंकों के अलावा 19 नवंबर 2013 से एक भारतीय महिला बैंक पूर्णतः भारतीय सरकार स्वामित्व की कार्यान्वित है। यानी कि एक महिला बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो स्वीकार करी भारत सरकार के द्वारा, वो भी चलना शुरू हो गई है 2013 से। अब प्रश्न बनता है भारत में क्या महिला बैंक है? जी हाँ, भारत में महिला बैंक है। तो भारत में महिला बैंक कब शुरू की गई थी? 19 नवंबर 2013 को। 19 नवंबर 2013 को भारत में एक महिला बैंक शुरू किया गया था जो भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार ही उस पर आदेश देती है। तो ये हम लोगों ने सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत 2 बैंक पढ़ लिए, स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक। अब हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा बैंक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB पढ़ेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर की गई है। ये भी
ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित बैंक होते हैं, किंतु वाणिज्यिक बैंकों से अलग उनका कार्यक्षेत्र 3 या 4 जिलों तक सीमित होता है। यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 3 या 4 जिलों तक ही काम करते हैं। इसके अलावा ये बैंक वे सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं करते जो कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाती है। इनके स्वामित्व पूंजी का प्रबंधन केंद्रीय सरकार 50%, संबद्ध राज्य सरकार 15% और प्रायोजन बैंक 35% द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बेहतर अर्थ क्षमता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रायोजक बैंकों ने अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य स्तर पर विलय करना आरंभ कर दिया। विलय के पश्चात इनकी संख्या 196 से घटकर 31 मार्च 2012 को 57 रह गई। तो अभी अगर पूछा जाए कि आज के समय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, तो बताया जाएगा कि मार्च 2012 से अब 57 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह गए हैं और पहले इनकी संख्या 196 थी। तो ये आपने सार्वजनिक बैंकों को पढ़ा और अब हम लोग यहाँ पे निजी बैंक के बारे में पढ़ेंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्र में नए बैंक आरंभ किए गए, कुछ एक बैंकों का आपस में विलय हो गए सब पूरा। ये आपके हैं जो है भारत में क्षेत्रीय बैंक जो हैं, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे भारत के निजी क्षेत्र के बैंक, उसके आधा इधर लिखा है पेज पे। फिर खा नंबर पर विदेशी बैंक है, ये विदेशों में निगमित बैंक हैं और ये विदेशों में निगमित बैंक है, किंतु इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में अपनी भारतीय शाखाओं की मार्फत बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। यानी विदेशी बैंक क्या होते हैं, जो विदेशों के बैंक होते हैं। अपने भारत में जो किसी दूसरे देश का बैंक खुला हो तो वो विदेशी बैंक कहलाता है। तो ये जो है भारत में इनको परमिशन दी गई है। इसे कोई भी देश परमिशन देता है कि हाँ ठीक है, अब अपना बैंक हमारे यहाँ खोल लीजिए। ये इसलिए खोले जाते हैं ताकि जो विदेशी हमारे देश में आते हैं तो फिर वो अपने ही देश का पैसा लेकर आते हैं, तो वो हमारे देश में कैसे खर्च कर पाएंगे। इसी वजह से हर देश का दूसरे देश में एक बैंक ज़रूर होता है। और ये जो है विदेशी बैंक कार्यरत होते हैं, किंतु इनका शाखा नेटवर्क काफ़ी छोटा होता है। महानगरीय शहरों और राज्यों की राजधानियों में कार्यरत होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र के बैंक, ये वे बैंक हैं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने की लाइसेंस दिया जाता है। ये कम पूंजी में कार्य करते हैं और वाणिज्यिक बैंक की सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते। देश में इस समय केवल 4 स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं। तो भारत में केवल 4 जो है स्थानीय क्षेत्र के बैंक हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है सहकारी बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सहकारी बैंक, ये पूरा मैंने यहाँ पे फ़ोटो दिखा दिया पेज, ये आप देखिएगा। सहकारी बैंक राज्य सहकारी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होते हैं। बहुराज्यीय सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होते हैं। राज्य सरकार इन्हीं एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी बैंकों की दशा में केंद्र सरकार होती है। यानी कि एक से अधिक राज्यों में अगर सहकारी बैंक है तो केंद्र सरकार जो है वो उसके अधीन कार्य करते हैं। सहकारी बैंकों का संगठनात्मक ढांचा प्रबंधन सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होता है। और इस तरह से पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके आगे की वीडियो बनाकर मैं नेक्स्ट आपको ये बुक पढ़ाऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बुक तो मैं पूरी ही पढ़ाऊँगी और समय कम रहा तो आपको इतना पढ़ा दूँगी कि आप IABF जो है वो निकाल लें, तैयारी कर लें। और जो कुछ मैं तो थोड़ा बहुत वीडियो के माध्यम से पढ़ा पा रही हूँ, आप डिटेल में इसको अपने से पढ़ सकते हैं। बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए और जो है इसको पढ़िए। तो इसमें काफ़ी कुछ है, बहुत नॉलेज है। IABF की ही बुक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।